हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 15 और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है एक स्त्री का पत्र, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के महान कथाकारों में से एक है। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी उनका अपना विशेष स्थान है। लिखने का अति सरल ढंग अपनाते हुए उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रही। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म सन 1861 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में उन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बिंदु के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उनके शोषण और दर्द के मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। पाठ में दिया गया पत्र है। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। आपके घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी, तीर्थ करने आई थी, तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है। इसलिए आज चिट्ठी लिखने का यानी पत्र लिखने का साहस कर रही हूं। इसे मझली बहू की चिट्ठी ना समझना। वो दिन याद आता है जब आप लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई आप सबको। मेरे घर के लोग आओ भगत करते करते हैरान हो गए। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मझली बहू बनकर आपके घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा, बहुत सुंदर है। आगे वो लिखती हैं कि मैं सुंदर हूं। ये तो आप लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है। ये बात आप लोग चाहकर भी ना भूल सके। माँ कहती थी औरतों के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, लेकिन मैं क्या करूं। आप लोग ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं तो कहते रहे, मैंने सब माफ कर दिया। मैं छुप छुप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज थी। यह कविताएं आपके रीति रिवाजों के बंधनों से आजाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। इस हादसे को भी पार किया, फिर जुट गई रोजमर्रा के कामकाज में। गाय भैंस सानी पानी में लग गई। आपके घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। मैंने देखा आप सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की ना रूपवती थी ना धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो एक तरफ ससुराल की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे रहा न गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ पड़ा। आगे वो लिखती हैं कि पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वो मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई कितना प्यार और सम्मान दे सकेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वो आप लोगों की फूटी आंख ना सुहाया। याद आता है वो दिन जब बाजूबंद गायब हुए। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में आप लोगों को पल भर भी झिझक ना हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमौरी क्या निकली। आप लोग झट बोले चेचक। किसी इल्जाम का सबूत ना था।
सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ आप लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब आप लोगों ने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की देखने तक न आए। आप लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं आपकी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूं? तो मैंने कहा, ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोककर कहा, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक फफक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा उसका पति पागल है, बेरहम सास और पागल पति से बचकर वो बड़ी मुश्किल से भागी है। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी बिंदु, देखूं तुझे कौन ले जाता है। तब आप सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आप पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वो अब कभी हमारे शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी, तो मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तो तुम सब ये सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा उसकी जरूरत नहीं, बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया तो मैं स्तंभ रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वो मेरे जीवन में नहीं था। आपके घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। आपके बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, आपके चरित्र में कोई खोट ना था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर आप लोगों के घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। आप लोगों ने तो अपने रीति रिवाज के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहां से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे से झांककर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आजाद किया। मझली बहू खत्म हुई। क्या आप लोग सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं आप लोगों के साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी आप लोगों के आश्रय से मुक्त। अब हम इस पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? तो इसका आंसर है, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। सेकंड प्रश्न है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? तो इसका आंसर, बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के से करा दिया गया। बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? इसका आंसर है, बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 प्रश्न है,
मछली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? तो इसका आंसर है, मछली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन जीने का निश्चय व्यक्त किया। 5 प्रश्न में है, कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। तो कथन का है, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज थी। इसका भाव हुआ, कविताओं में गृहस्थ के रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। ख कथन है, मां बनने का दर्द मैंने उठाया पर मां कहलाने का सुख ना पा सकी। तो इसका आंसर है, मछली बहू की नन्ही बच्ची मर गई थी। ग पंक्ति है, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूं। इसका भाव है यानी आंसर है, मछली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। घ पंक्ति है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी। इसका भाव हुआ, मछली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया क्योंकि गृहस्थी के झमेलों ने उसे झकझोर कर रख दिया था। प्रश्न में है कि दिए गए मुहावरों के आपको अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो इसका आंसर है, मुहावरा का है, चैन की सांस लेना। तो इसका अर्थ हुआ आराम अनुभव करना। वाक्य प्रयोग है, बिंदु को मछली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। ख मुहावरा है, फूटी आंख ना सुहाना। तो इसका अर्थ है अच्छा ना लगना। तो इससे वाक्य बनता है, मछली बहू को बिंदु के प्रति प्यार, घर वाले को फूटी आंख ना सुहाता था। ग मुहावरा है, सीने पर सांप लौटना। इसका अर्थ हुआ बहुत दुख अनुभव करना। इससे वाक्य बनता है, बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मछली बहू के सीने पर सांप लौटने लगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।